तो हाय गाइस, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था जो अनायरा है और कबीर है वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं, तो कभी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहाँ मैं एक स्टेज पे खड़े हुए हंस रही होती है पेट पकड़कर। तभी कबीर बोलता है, क्या तेरे कमरे में भूत आ गया क्या? तो अनायरा बोलती है, भूत तो नहीं पर एक पूरी चुड़ैल ज़रूर है। और तभी इन दोनों को अब महक की हंसने की आवाज़ आती है। ये दोनों महक की तरफ देखते हैं और ज़ोर से चिल्लाकर उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ महक अपना नाम सुनकर ऊपर की तरफ भाग जाती है और यहाँ इधर आरव नींद में कुछ देख रहा होता है। कुछ फ्लैशबैक सा उसके दिमाग में चल रहे थे जो उसकी आंखों के सामने नींद में उसे दिखाई दे रहे थे। वो दर्द से तड़प रहा था और एकदम से चीखते हुए उठता है, नहीं नहीं नहीं। तभी वो दीदी भी उठ जाती है और उनका बच्चा भी। दीदी आरव को शोल्डर से पकड़ती है। आरव की आवाज़ सुनकर लखन भी अंदर आ जाता है। यह आरव चिल्ला रहा था, नहीं नहीं। लखन तुरंत आरव को इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ आरव को इंजेक्शन लगने के बाद ही वो 2 सेकंड में ही सो जाता है। फिर दीदी उसे अच्छे से चारपाई पर लिटा देती है और अपने बच्चे को बोलती है, कोई बात नहीं, सो जा, और उसे भी सुलाने लगती। खुद भी साइड में उसके लेट जाती और वो भी सो जाती। और इधर रिसॉर्ट में मैनेजर अजय राघव के रूम में आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है उसे बेड पर राघव नहीं दिखता। उसकी नज़र रूम में घूमती है और वॉशरूम की तरफ नीचे बेहोश पड़े हुए राघव पर जाती है। वो तुरंत भाग कर राघव के पास जाता है और उसे हिलाता हुआ बोलता है, राघव राघव राघव। जब मैनेजर का हाथ राघव के हाथ पर जाता है और उसे पकड़ता है तो उसे फील होता है कि राघव को बहुत तेज फीवर है। यहाँ मैनेजर अजय डर जाता है। वो तुरंत सिक्योरिटी चीफ को कॉल करता है और कहता है, तुरंत रूम में आओ। यहाँ सिक्योरिटी चीफ बोलता है, ओके सर। विदिन 2 मिनट्स सिक्योरिटी चीफ वहाँ आता है और वो कुछ बोले उससे पहले ही अजय कहता है, इसे उठाओ, हमें हॉस्पिटल निकलना है अभी के अभी। या सिक्योरिटी चीफ राघव को उठाता है और सीधा नीचे लेकर आता है। ये लोग कार में बैठते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं। 20 मिनट में ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ सिक्योरिटी चीफ तुरंत राघव को निकाल कर कार से स्ट्रेचर पर लिटाता है और अंदर ले जाता है। वहाँ डॉक्टर्स भी आ गए थे क्योंकि मैनेजर अजय ने उन्हें कॉल कर दिया था। राघव को सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है और बाहर रेड लाइट जल चुकी हुई थी। यहाँ सिक्योरिटी चीफ और कुछ गार्ड्स मैनेजर अजय के साथ बाहर खड़े हुए थे। यहाँ अजय थोड़ा टेंशन में था। वो तुरंत अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और आरव को कॉल करता है। यहाँ आरव का फ़ोन उस दीदी के पास ही था, चारपाई के नीचे रखा हुआ था, लेकिन वो तो स्विच ऑफ था। जैसे ही मैनेजर अजय आरव को कॉल करता है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो फ़ोन रख देता है। तभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वो उनसे बात करने के लिए चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ महक ऊपर की तरफ भाग रही थी। महक के पीछे पीछे अनायरा और कबीर भी भाग रहे थे। यहाँ महक सीधा जाकर घुस जाती है एक स्टडी रूम में और एक बड़े से टेबल के पीछे जाकर खड़ी हो जाती। उतने में ही अनायरा और कबीर आ जाते हैं और दोनों साथ में आकर बोलते हैं, अब कहाँ जाएगी बचकर। यहाँ महक उन दोनों को देखती, उनके हाथों में बॉटल थी। वो थोड़ा डर कर बोलती है, यार मैं तो बस इसे तंग कर रही थी, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है। यहाँ अनायरा बोलती है, तेरी वजह से इसने मुझे सुबह सुबह ठंडे पानी से नहला दिया और पूरा भिगा दिया। और ऐसा बोलते हुए अनायरा कबीर को थोड़ा मारती है। यहाँ कबीर बोलता है, तेरी वजह से मैं गीला हुआ हूँ और उस तीखी मिर्ची ने मेरी पिटाई भी की है। फिर वो अनायरा को मारता है और ये दोनों ऐसे ही मारने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। यहाँ महक इन दोनों को लड़ते हुए देखती है तो वहाँ से चुपके से बाहर निकलने लगती है। तभी अनायरा उसे देखती है और बोलती है, रुक, ठहर, तू रुक जा यहीं पे, कहाँ चली। यहाँ अनायरा की आवाज़ सुनकर महक दीवार की तरफ जाती है। वो दीवार के कॉर्नर के पास खड़ी हो जाती है। अब उसके पास आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, वो दीवार से चिपकी हुई थी। तभी अनायरा और कबीर उसके सामने एक पानी की बोतल लिए खड़े थे।
जिसका ढक्कन खुला हुआ था और वो फ्रिज की ठंडी चिल्ड वाटर थी। वो दोनों प्लानिंग में थे ही कि इसको तो अब भिगा के ही मानेंगे। यहाँ महक बोलती है, देखो पानी मत डालो, मैं अभी नहा कर आई हूँ। अनायरा बोलती है, मैं भी ऐसे ही नहा के आई थी, तेरी वजह से इसने मेरे ऊपर पानी डाला था। मैं कहती, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, मेरे ऊपर पानी मत डालो, तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूँगी। यहाँ अनायरा और कबीर ये बात सुन के एक दूसरे को देखते और फिर महक को देखते हुए बोलते हैं, पक्का? यहाँ महक बोलती, हाँ पक्का। तो अनायरा बोलती, ठीक है, मुझे शॉपिंग करानी पड़ेगी। कबीर बोलता है, तो ठीक है, मुझे पार्टी चाहिए, मस्त खाने की और फुल नाइट घूमने की, मुझे तो मस्त पार्टी चाहिए। यहाँ महक बोलती है, यार तुम लोग को तो हाथ दिया था, तुम लोग तो सीधी गर्दन पकड़ रहे हो यार, इतना खर्चा मैं नहीं करूँगी। यहाँ कबीर और अनायरा अपने हाथों में थोड़ा पानी ले लेते, तो महक बोलती है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन, तेरी शॉपिंग, इसकी पार्टी और रात भर घूमना, डन, लेकिन मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। यहाँ कबीर और नायरा थोड़ा सा पानी को उछालते। यहाँ महक बोलती है, ओके जो मर्जी है कर लेना, पर मुझे मत दिखाओ, मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है, मुझे सर्दी पकड़ जाती है यार जल्दी से। यहाँ नायरा बोलती है, मैं जानती हूँ, मैं वैसे भी तुझे पानी नहीं डालती, हम तो मजाक कर रहे थे, चल इस बहाने हमें पार्टी और शॉपिंग तो कराएगी तू। यहाँ महक मुँह बना लेती है, फिर बोलती है, अब जाओ रेडी हो। यहाँ नायरा और कबीर हंसते हैं और रेडी होने के लिए चले जाते हैं। यहाँ महक नीचे जाकर इन दोनों का वेट करने लगती है। यह दोनों रेडी होकर आते, ये तीनों फिर कार निकालते। कबीर ड्राइव कर रहा था, अनायरा आगे बैठी थी, महक पीछे बैठी थी। तभी अनायरा बोलती, पहले शॉपिंग करते हैं, फिर कुछ खाएंगे। फिर ये तीनों निकल जाते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ शॉपिंग के लिए। अब यहाँ थोड़ा टाइम को करते हैं शिफ्ट। यहाँ उस झोपड़ी में बैठी वो दीदी और उनका बच्चा साइड में था। वो बेटू उठ गया था जब आरब चीख रहा था, पर दीदी ने उसे फिर से सुला दिया था और अब सुबह हो गई थी। तभी उस झोपड़ी में वही हकीम बाबा आते हैं और आरब के पास आकर उसे चेक करते हैं। वो दीदी बोलती है, क्या ये ठीक है? जब से इंजेक्शन दिया है ये होश में ही नहीं आया। हकीम बाबा बोलते हैं, थोड़ी देर में इसे होश आएगा, मैं जब तक और दवाई लेकर आता हूँ, और अगर ये होश में आए तो इसे कुछ खिला देना, ये अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर वो उठते हैं और बाहर चले जाते हैं कुछ और दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ लेने के लिए। यहाँ वो दीदी आरब को एक सेकंड के लिए देखती हैं, फिर वो अपना खाना बनाने लगती हैं। जो भी था उनकी उस छोटी सी झोपड़ी में, वो अपने बर्तन को देखने लगती हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़े चावल और थोड़ी सी दाल पड़ी थी। वो उसे निकालती हैं और साइड में एक बॉल टाइप बर्तन था, उसमें निकाल रही थी। तभी यहाँ आरब की थोड़ी आवाज़ आती है हिलने की। वो आवाज़ सुन के दीदी तुरंत आरब के पास जाती है। यहाँ आरब धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबसे पहले उसी दीदी को देखता है। दीदी को देखते ही आरब उठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उठता है उसकी बॉडी में हिम्मत ही नहीं थी और बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसे उठते ही चक्कर आते हैं, तभी वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो दीदी उसे होल्ड कर लेती हैं, अच्छे से संभालती हैं और वापस उसी चारपाई पर अच्छे से लिटा देती हैं और बहुत प्यार से कहती हैं, शांत हो जाओ, परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ अरब उस इंसान को ऊपर से नीचे देखता है और उसे घूरने लगता है, यानी कि वो दीदी को देख रहा था, वो ऊपर से नीचे उसे स्कैन कर रहा था। यहाँ दीदी बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलती है, शांत हो जाओ, तुम एक सुरक्षित जगह पे हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कल रात तुम मुझे कार में बेहोश मिले थे, तो मैं तुम्हें मेरे घर ले आई। यहाँ अरब स्टिल उसे देख रहा था। जैसे ही वो सुनता है मेरा घर, वो पूरे घर को देखने लगता है, मतलब उस झोपड़ी टाइप घर को। पूरे चारों तरफ उसकी नज़रें घूम रही थी। दीदी बहुत प्यार से आरब से बोलती है, तुम्हें बहुत बुरी चोट लगी थी, इसलिए मैं यहाँ लाई।
यहाँ आरब फिर थोड़ा सा नेक को नीचे करता है, जिधर उसके चेस्ट पर एक कपड़ा लपेटा था। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है उसने कपड़े नहीं पहने, वो ब्लैंकेट को थोड़ा खींचता है और उन दीदी को घूरने लगता है ऊपर से नीचे तक बार बार। यहाँ वो दीदी बोलती है, परेशान मत हो, शांत रहो बच्चा, मैंने ही तुम्हारे कपड़े उतारे हैं, सिर्फ तुम्हें दवा लगाने के लिए। मैंने बस दवा लगाई है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। और आरब को ऐसा कहते हुए उसे शांत करती है। यहाँ आरब बिल्कुल शांत हो गया था, बस उन दीदी को देख रहा था और उन्हें घूरे जा रहा था। तभी वो दीदी कहती है, तुम आराम करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। फिर वो थोड़ा आरब को एडजस्ट करती है, मतलब चारपाई में अच्छे से लिटा देती है और साइड में चूल्हे के पास जाती है, जो थोड़ा बाहर की तरफ था, यानी एक बरामदा था, उस एरिया को आंगन भी कह सकते हैं। वो उस तरफ जाती है, वहाँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। यहाँ अरब उन्हें देख रहा था। फिर वो अपनी आंखें बंद करके लेट कर सोचने लगता है सब कुछ, क्या क्या हुआ। वो उसे रात का सारा सीन याद आता है। उसे बस कार में बेहोश होने तक का ही सब याद था। वो अपनी आईज ओपन करता है और फेस टर्न करके वापस उन दीदी की तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र नीचे सो रहे उस बच्चे पर जाती है, जो गर्मी में सो रहा था। यहाँ अरब को भी गर्मी लग रही थी। तभी झोपड़ी के अंदर हकीम बाबा आ जाते हैं और वो अरब के पास आने लगते हैं और उनके हाथ में कुछ था। यहाँ अरब उनको देखते ही फिर उठने लगता है, ब्लैंकेट लेकर इधर उधर हाथ मारता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अरब को उठने से ही बहुत पेन होता है, पर उसके मुंह से आ भी नहीं निकलती। यहाँ हकीम बाबा बोलते हैं, अरे उठो मत, तुम्हारी चोट दुख जाएगी। यार बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में, टूटी आवाज़ में बोलता, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। यहाँ हकीम बाबा अरब को रोक ही रहे थे। तभी वहाँ दीदी आ जाती है आरव की आवाज़ सुनकर और कहती है आरव से, शांत हो जाओ, और थोड़ा इशारा करती है हकीम बाबा को, अब थोड़ा बाहर जाए। यहाँ हकीम बाबा बाहर चले जाते हैं। यहाँ आरव अब दीदी को देखते हुए बोलता है, कौन है और यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ वो दीदी आरव को पकड़ कर बिठाती और उस चारपाई में कुछ पिलो टाइप के कपड़े रखकर आरव को उस पर टिका कर अच्छे से बिठाती हैं और कहती है, पहले आप शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला ना, आप एक सुरक्षित जगह पे हैं। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, थोड़ी उम्र हो गई है पर अच्छे हैं, इन्हें सब हकीम बाबा बोलते हैं। कल रात इन्होंने ही तुम्हारा इलाज किया था और उन्होंने ही दवा बना कर दी थी जो तुम्हारे जख्मों पर मैंने लगाई थी। आरव सारी बातें सुनता है और शांत हो जाता है। वो दीदी उठती है और हकीम बाबा के पास जाती है। हकीम बाबा उसे काढ़ा टाइप पीने की दवा देते हैं और कहते हैं, इसे पिला देना, और ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो इसे खिला देना, पर खाना खिलाने के बाद, और काढ़ा भी पिला दो। दीदी अंदर जाती है और वो काढ़ा पीने वाला आरव की तरफ करती है और कहती है, पियो इसे। यह आरव अपना हाथ मार के वो दवा नीचे फेंक देता है, जिससे उसे पेन होता है। दीदी बोलती है, ये क्या है, दवा नीचे क्यों फेंकी और चोट पे चोट क्यों लगा रहे हो, दर्द होगा। यार अब उन्हें गुस्से से देखता और कहता है, इसमें क्या था और क्या मिला था? फिर वो हकीम बाबा ये सब सुनकर अंदर आ जाते हैं और कहते, सत्यानाश, पूरा काढ़ा फेंक दिया। यहाँ आरव नीचे पड़े हुए उस काढ़े को देखता है, फिर उस हकीम बाबा की तरफ। यहाँ हकीम बाबा कहते, तुम्हारे ठीक होने के लिए ही काढ़ा था, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने। और वो दीदी की तरफ देखते हुए कहते हैं, दीदी किसे उठा कर लाई हो आप, वहीं पड़े रहने देती उसी सड़क पर, एक तो दवा बनाओ, ऊपर से पूरी दवा फेंक रही है। दीदी हकीम बाबा को देखते हुए बोलती है, आप शांत रहिए, ये इस हालत में नहीं है कि विश्वास करे सब पर। आरब बोलता है, अगर ये काढ़ा मेरे लिए था तो इसको मेरे सामने बनाओ ना, सारी मेहनत मैं भी तो देखूं। हकीम बाबा ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। उनका तो दिमाग सनक जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ
शांत रहते हैं दीदी के कहने पर और चुपचाप वहीं बैठकर उनकी बात मानकर वहाँ पर काढ़ा बनाने लगते हैं। वो जड़ी बूटियाँ डाल रहे थे। आरब उन्हें देख रहा था कि वो क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या जड़ी बूटियों को लेकर उससे काढ़ा बना रहे हैं। या 10 मिनट में ही वो काढ़ा बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ की माँ बाबा गुस्से में कहते हैं, ये लो और चुपचाप पी लो, इसमें मैंने कोई जहर नहीं मिलाया है। और हाँ, इसे अब कुछ खाने के बाद ही लेना, वरना असर नहीं करेगा। और वो दीदी की तरफ देखते हुए बोलता है, इसकी इतनी हालत नहीं है कि ये काढ़ा अभी ले, इसे कुछ खिलाओ और फिर काढ़ा पिलाना, तभी ये काढ़ा और अच्छे से असर करेगा। और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लखन आता है। यार अब कोई मूवमेंट करे उससे पहले दीदी उसे लखन के बारे में सब सच बता देती है। लखन कुछ सामान लाया था, वो उन दीदी को देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ पर सोता हुआ बच्चा जिसका नाम बेटू था, वो इतनी शोर शराबे से उठ जाता है और सीधा जाकर अपनी माँ को हक करता है और कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अब आरब उसे देख रहा था, दीदी और उनके बच्चे को। यहाँ वो दीदी अपने बच्चे से कहती है सर पे हाथ फेरते हुए, 5 मिनट रुक जा बेटू, बस खाना ही बना रही हूँ, अभी देती हूँ, जब तक मुँह धो ले जा। यार बस उन दोनों को देख रहा था, उस झोपड़ी में सब कुछ और उस दीदी को। तभी वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। तभी वो पूछता है दीदी से, क्या ये भी आपकी तरह है? वो दीदी आरव को देखती है और स्माइल के साथ उसे देखते हुए बहुत प्यार से, एक माँ जैसे बच्चे को देख रही हो, जैसे वो नादानी में कोई सवाल कर रहा हो। दीदी बोलती है, ये मेरी तरह ही है, इसके माँ बाप इसे रास्ते में छोड़ गए थे। जब उन्हें पता चला ये एक अदर जेंडर का बच्चा है तो उन्होंने इसे मंदिर में छोड़ दिया था। मैं पहले वही मंदिर के पास ही रहती थी। ये मुझे मंदिर की सीढ़ी पर मिली, जो रो रही थी, छोटी सी नाजुक सी, तो मैंने इसे अपनी गोद में उठा लिया। तब से ये मेरे साथ ही रहती है। यार अब उन्हें देख रहा था और बोलता है, फिर कहता है, सोसाइटी के डर से। या वो दीदी बोलती है, हाँ। यार अब कुछ बोलता है फिर चुप हो जाता है। या दीदी बोलती है, क्या हुआ, कुछ पूछना चाहते हो? यार अब बोलता है, नहीं। या दीदी बोलती है, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, जब से तुम मुझे ही देख रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा। वो इतना बोलते ही है कि आरब बोलता है, क्या मैं आपको दीदी माँ बोल सकता हूँ? आरब की बात सुनते ही दीदी को अच्छा लगता है। सुनकर जब वो ये वर्ड्स आरब के मुंह से सुनती हैं, उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती, क्योंकि आरब पहला इंसान था जो उन्हें जज नहीं कर रहा था। वो नम आवाज में बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम ही तो मेरे बेटू की तरह ही हो। यहाँ आरब एक स्माइल देता है। तभी वो बच्चा आ जाता है जिसका नाम बेटू था। वो कहता है, माँ क्या आज काम पर नहीं जाओगी? यहाँ दीदी माँ बोलती है, नहीं, आप पहले खाना खाओ फिर। यहाँ आरब दोनों को देख रहा था, फिर उसकी चुप्पी टूटती है। उससे रहा नहीं जाता है ये क्वेश्चन किए बिना। यहाँ आरब पूछता है, क्या काम करती हैं आप दीदी माँ? यहाँ दीदी माँ बोलती है, कुछ नहीं, हमें कोई काम थोड़ी ना देता है, हमें तो बस सिग्नल पर खड़े होकर ताली बजा कर ही पैसे मिलते हैं। लोग हमें काम नहीं देते, हमें कीड़े मकोड़ों की तरह इस सोसाइटी से गंदगी समझकर बाहर निकाल फेंकते हैं। यहाँ आरब सारी बातें सुनता है, कुछ नहीं बोलता, वो शांत रहता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, पर आप तो काम करती हैं। या वो दीदी माँ बोलती, हाँ मुझे मेहनत की रोटी खाना पसंद है, सिग्नल पर ताली बजाकर पैसे लेना नहीं। लेकिन कभी कभी काम न मिलने पर मुझे मजबूरन इसे पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। आरव उनकी बातें सुन रहा था, चुपचाप उन्हें देख रहा था, जैसे उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर अपनी नेक को थोड़ा नीचे की तरफ करते हुए अपनी खुद से विस्पर करते हुए बोलता है, वो सोसाइटी जो किसी की नहीं है। दीदी माँ ये सुन लेती है और खाने को प्लेट में निकालते हुए कहती है, सच कहा तुमने, समाज किसी का नहीं होता,
तभी आरव उनकी तरफ देखता है। वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहती, जब कहीं बच्चा होता है, शादी होती है, तो हमारी दुआ के लिए लोग हमें बुलाते हैं, हमारी दुआ लेते हैं। लेकिन जब हमें काम देने की बात आती है, जब हमें काम की ज़रूरत होती है, तो हमारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। ये कहते हुए उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, मैं एक जगह काम करती थी, पर जैसे ही उन्हें 2-3 दिन बाद समझ आया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने मुझे धक्के मार कर वहाँ से निकाल दिया। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, खैर छोड़ो। उनकी आंख में थोड़े आंसू आ जाते हैं, जो आरव से वो छुपा रही थी, लेकिन आरव देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता। यहाँ वो दीदी माँ एक प्लेट बेटू के आगे रखती है और एक प्लेट लेकर आरव के पास रखती है और कहती है, खा लो, और फिर काढ़ा भी पीना है और ये दवाई भी खानी है। यहाँ आरव उस खाने को देखता है, फिर दीदी माँ की तरफ। आरव को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो चुपचाप प्लेट को चारपाई में दीदी माँ को रखने देता है। दीदी माँ उस प्लेट को चारपाई में रखती है और बेटू के पास चली जाती है और उसे उस प्लेट से जो उसके पास रखी थी दाल भात को अपने हाथों से खिला रही थी। यहाँ आरव उन दोनों को देखकर कुछ सोचता है, फिर हल्की सी एक मिसिंग स्माइल आती है उसके फेस पर, जैसे वो किसी को मिस कर रहा हो, और वो उस प्लेट के पास अपना हाथ ले जाता है। दाल भात गर्म था और आरव हाथ बढ़ाता ही है कि उसे पेन होता है, पर वो इग्नोर करके जैसे ही दाल भात हाथ से टच करता है, उसका हाथ जल जाता है और उसकी चीख निकलती है। आह! दीदी माँ आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ आती है और देखती है और कहती, रुको, तुम मत हिलो। और वो थोड़ा चारपाई पर आरव के पास ही बैठ जाती, उस प्लेट को उठाकर दाल भात को अच्छे से मिलाते हुए कहती है, मैं खिला देती हूँ। वो उसका एक बाइट यानी एक निवाला बनाती है, उसे फूंक मार कर आरव के आगे रखती है। यहाँ आरव उन्हें देखने लगता है। फिर दीदी माँ भी जब देखती है आरव उन्हें देख रहा है, तो वो मन में ही सोचने लगती है, मन ही मन सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे हाथ से थोड़ी खाएगा। वो ऐसा सोच ही रही थी कि आरव होने वाला खा लेता है। या वो दीदी माँ शौक हो जाती है और आरव को देख रही थी। यहाँ खाना थोड़ा ज़्यादा गर्म था, आरव का थोड़ा सा मुंह जल जाता है और वो हा हा करने लगता है, आपू आपू करने लगता है। तो दीदी माँ को हंसी आ जाती और बेटू को भी। बेटू बोलता है, ये तो मेरी तरह कर रहे हैं, आपू आपू। या दीदी माँ बेटू की बात सुनकर हंसने लगते हैं। ये दोनों आरव पर हंसने लगते हैं। यह आरव दोनों को देख रहा था प्यार से। या दीदी माँ उसे देखती हैं तो हंसना बंद कर देती हैं। उन्हें लगता है आरव को बुरा लगा, पर आरव बोलता है, माँ और दीजिए ना। तभी वो आरव को एक और निवाला बना के देती है। इस बार ज़्यादा फूंक कर देती है, जिससे आरव का मुंह ना जले। यह आरव बड़े मज़े से खा रहा था, उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था और दीदी माँ को भी एक खुशी सी हो रही थी। तभी बेटू दीदी माँ के पैर पर हाथ मारता है, यानी कि उसे हिलाता है, उन्हें बुला रहा होता है और एक इशारा करता है। दीदी माँ उठती हैं, साइड में एक टोकरी में रखी प्याज उठाती हैं। प्याज क्या होती है, अब प्याज नहीं पता तो कांदा बोल देते हैं। अब इससे ज़्यादा ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते, खुद गूगल कर लेना। यहाँ दीदी माँ जाती हैं, एक प्याज उठाती हैं, वो उसे हाथ से तोड़ने लगती हैं, पर वो टूट नहीं रही थी। फिर वो एक नाइफ़ उठाती हैं, एक चाकू, और उसे उठाकर काटते हुए, उसके टुकड़े करते हुए आरव के पास आती है और उसी चारपाई में बैठती है और उस नाइफ़ को थोड़ा साइड में रख देती है और उस छोटे छोटे टुकड़े को बेटू को देती है। यहाँ बेटू बोलता है, अब मज़ा आ रहा है, और ऐसे ही टुकड़े वो आरव की तरफ भी करती है। यहाँ आरव देखता है और चुपचाप खा लेता है, उसे एक नया स्वाद मिलता है। यहाँ दीदी माँ बेटू और आरव को एक एक कर एक साथ खाना खिला रही थी। एक निवाला बेटू को तो एक निवाला आरव को खिला रही थी। जैसे एक माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है दोनों को साथ बैठाकर, वैसे ही वो आरव और बेटू को खाना खिला रही थी अपने हाथों से। तभी उस कुटिया में यानी झोपड़ी के घर का जो दरवाज़ा है वो खुलता है
और कोई माँ कहते हुए अंदर आता है। यार अब जैसे ही उस इंसान को देखता है, वो तुरंत ही उस नाइफ को पकड़कर दूर की तरफ खड़ी लड़की की तरफ कर देता है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होगा। आई नो स्टोरी थोड़ी लेट आती है, वो मैं रीज़न देना नहीं पसंद करती, लेकिन क्या करें यार। तुम लोग को तो हॉलीडेज़ मिले थे 3 डेज़ के, लेकिन मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को जन्माष्टमी के दिन भी ऑफिस बुला लिया। उस दिन तो मेरा हाफ डे था, लेकिन मैं कल संडे के दिन फुल डे दे के आई हूँ भाई। मुझे संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, पूरा दिन ऑफिस थे। इसलिए जो स्टोरी अपलोड होनी थी वो आज हो रही है। कोई बात नहीं, ये रीज़न वैलिड नहीं है, होंगे भी लेकिन आप लोग को नहीं लगेंगे, कोई बात नहीं। तो इसे छोड़ो, ये आते रहेंगे, ये आम बात हो गई है अब तो किसी को अगर स्टोरी समझ ना आ गई हो तो मैं बता दूँ, इसमें जो दीदी माँ है वो अदर जेंडर है। दीदी माँ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी माँ ने बोला है। मेरी माँ मुझे बताती है कि कभी भी जो अदर जेंडर होते हैं उन्हें उन नामों से मत बोलो, वो नाम गलत होते हैं, वो एक तरह की गालियाँ होती है, अब्यूज़ वर्ड होते हैं, उन्हें उनसे नहीं बोलना चाहिए। या तो उन्हें दीदी या दीदी माँ बोलो, उन्हें अच्छा लगता है। और मुझे भी वाकई उनके साथ रहकर जब भी वो मेरे घर आती हैं या फिर कभी मार्केट में मिलती हैं, तो मुझे एक प्रोटेक्टिव सा फील होता है, मुझे एक पॉजिटिव वाइब एनवायरनमेंट मिलता है। मुझे नहीं पता लोग उनको क्यों इतना बुरा फील कराते हैं या उनसे डरते हैं कि वो क्या कर देंगी उनके साथ, लेकिन मैंने उनके साथ हमेशा एक सिक्योरिटी फील की है। वो मुझे दुआ देती हैं, मैं उनसे बहुत घुल मिल कर बात करती हूँ, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरा एक यही मैसेज है एक आप लोग के लिए। आई नो हमारी कम्युनिटी में जो LGBTQ के हैं वो तो उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो ये उन सब के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ गाइस, वो भी इंसान है, उनमें भी दिल होता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए। उन्हें आप प्यार देंगे, वो भी आपको प्यार से दुआ ही देंगे, वो आपका कुछ नहीं लेके जाते। इसलिए एक मैसेज के थ्रू मैंने स्टोरी में डाला है। आगे भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग पार्ट मिलेंगे, LGBTQ के हर करेक्टर को इस स्टोरी में लाया जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी पार्ट्स आएंगे, मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी लाऊँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज का पार्ट मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो लोग नहीं करते हैं, जो करते भी हैं तो थोड़ी दिन बाद भाग जाते हैं। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए इस स्टोरी को भी और इस चैनल को भी। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी राखी, और जितने भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो मैं एक साथ सेलिब्रेट करके आपको विश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ही दिन में सब कुछ सेलिब्रेट किया था यार, मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिलती। और बाकी कोई फेस्टिवल रह गया हो तो उसके लिए भी विशेष मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और स्टोरी का वेट करते रहिए। जल्दी जल्दी स्टोरी अपलोड करने का ट्राई करूँगी। बाय।